Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we have discussed that M. Hamel gave the shocking news to his students and the villagers in a grave and gentle tone. He told that was his last lesson of French language as per the order from Berlin. As soon as the narrator Franz came to know that was his last lesson of French language, he was shocked and surprised, and he told that what a thunderclap, what a thunderclap, these words were to me. अब यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन होगा कि हु टोल्ड टू हुम, व्हेन एंड व्हाई, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, किसने किससे कब और क्यों कहा कि यह शब्द मेरे लिए वज्रपात के समान थे। यहां पर व्हाट से सेंटेंस शुरू है, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है यहां पर। तो यह स्टेटमेंट किसने किससे कब और क्यों कहा। तो द एबव मेंशन्ड अ स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय द नरेटर फ्रांज टू हिमसेल्फ। किसने किससे कहा, तो फ्रांज ने अपने आप से कहा। When M. Hamel gave the shocking news about his last lesson of French language as per the order from Berlin, जब M. Hamel ने एक दुखद समाचार दिया कि वह उनका फ्रांसीसी भाषा का आखिरी क्लास था बर्लिन से आए हुए ऑर्डर के अनुसार। Why did narrator Franz tell so? ऐसा क्यों कहता है? Because he had not learned even the participle of his mother language and he would not be able to learn it anymore. अभी तक तो फ्रांज अपनी मातृभाषा का पार्टिसिपल भी नहीं सीख पाया था कि पढ़ाई सदा सदा के लिए समाप्त हो गई थी। इसलिए गम में बोलता है फ्रांज कि एम हैमेल का यह शब्द कि वह उनका फ्रांसीसी भाषा का आखिरी क्लास था, मेरे लिए वज्रपात के समान था। उसके हर प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। वो कहता है, ओह द रिचेज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। गाली बक रहा है, एक तरह से अब्यूज कर रहा है। किनको? जर्मन वालों को। कह रहा है कि वो शायद उन दुष्टों ने, रिचेज, आज यही बात बुलेटिन बोर्ड पर लिख रखी थी। इसी कारण से आज बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ थी। वाचर ने उसके ऊपर कमेंट किया। स्कूल में संडे की तरह अटर साइलेंस थी। एम हैमेल का एटीट्यूड बदला हुआ था। एम हैमेल अपने स्पेशल ड्रेस में थे और विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज लाइक स्टूडेंट्स, और गांव वाले विद्यार्थियों की तरह पीछे के बेंच पर बैठे हुए थे। जब फ्रांज को ऑलरेडी एक क्लियर हो जाता है, तब उसको जबरदस्त अफसोस होती है। कह रहा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट एंड आई would never be able to learn it anymore.
forsaking birds or going sliding on shore. My history of saints and books of grammar that used to seemed burden had become old friends for me. And M. Hamel, वहाँ पर स्पेशली जो है वो आइडिया उसके लिए पेनफुल होता है. M. Hamel, the idea that he was going away forever and he would not be able to see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. फ्रांज को जबरदस्त अफसोस होता है. कह रहा है कि मेरा फ्रांसीसी भाषा का आखिरी क्लास, अभी तक तो मैं लिखना भी नहीं सीख पाया था कि पढ़ाई सदा सदा के लिए समाप्त हो गई थी. उसको ज़बरदस्त अफसोस होता है कि पढ़ने के समय वो चिड़िया का अंडा ढूंढने के लिए सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग करने चला जाता था शार में, वो प्लेस का नाम है. इससे पहले उसके लिए ग्रामर की पुस्तकें और संतों के इतिहास बोझ हुआ करते थे. लेकिन ज्यों ही उसे पता चलता है कि दैट वाज द लास्ट लेसन, वो ग्रामर की पुस्तकें और संतों के इतिहास उसके पुराने मित्र बन जाते हैं. और एम हैमेल, जो कि उसके लिए साक्षात विलेन हुआ करते थे, ज्यों ही उसे पता चलता है कि दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ एम हैमेल एंड ही वाज गोइंग अवे फॉर एवर एंड ही वुडंट बी एबल टू सी हिम अगेन, मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकी नेचर. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रांज फीलिंग्स अबाउट एम हैमेल एंड अ स्कूल चेंज. हाउ डिड फ्रांज feelings about M. Hamel and a school change. फ्रांज का एम हैमेल और स्कूल के प्रति नज़रिया कैसे बदल गया, उसके भावनाएं कैसे बदल गई. तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट Franz, the narrator of the story, used to avoid his school and his teacher M. Hamel. But as soon as he came to know that that was the last lesson of French language by M. Hamel, his feelings about M. Hamel and a school was totally changed. And the idea, we have to focus on that idea, the idea that M. Hamel was going away forever and he wouldn't be able to see him again, made him forget all about his ruler and his cranky nature. इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में कि फ्रांज अपने स्कूल और टीचर दोनों को अवॉइड करता था, लेकिन ज्यों ही उसे पता चलता है कि एम हैमेल का वो आखिरी क्लास है और यह विचार कि एम हैमेल सदा सदा के लिए वहाँ से जा रहे हैं और उनसे कभी भी नहीं मिल पाएगा, वो भूल गया था कि एम हैमेल कितना भयावह लोहे का डंडा रखते थे और स्वभाव से वे कितने सनकी थे. बोल रहा है आगे फ्रांज, पुअर मैन, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. कह रहा बेचारे एम हैमेल, पुअर मैन्स मीन्स यहाँ पर गरीब आदमी नहीं, बेचारे. कह रहा है कि बेचारे एम हैमेल अपने आखिरी फ्रांसीसी भाषा के क्लास के सम्मान में वो अपना स्पेशल ड्रेस पहन रखे थे. हम लोग देखें कि एम हैमेल की स्पेशल ड्रेस क्या थी,
ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप एंड ऑल एम्बॉडियर्ड, जिसको दो अवसर पर नॉर्मल कंडीशन में पहनते थे, अ स्कूल इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. बट दैट डे ही हैड पुट ऑन हिज अ स्पेशल ड्रेस in the honor of his last lesson of French language. And Franz also understand that why the old men of the village were sitting there on the back of the benches. It was because they were sorry that they had not gone to a school more. It was their way of thanking their master for his faithful services of 40 years and of showing their respect to the nation which was theirs no more. फ्रांज कह रहा है कि मैं ये भी समझ गया था कि गांव वाले पीछे के बेंच पर क्यों बैठे हुए थे. गांव वाले अपने मातृभूमि और अपनी मातृभाषा के खोने से बेहद दुखी थे. वे उस दिन स्कूल दो रीजन से आए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड कम टू थैंक देयर टीचर एम हैमेल फॉर हिज फेथफुल सर्विसेज ऑफ 40 ईयर्स. पहला उद्देश्य था अपने टीचर एम हैमेल को वे उनके 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे. जिस व्यक्ति ने अगर किसी गांव में 40 वर्षों तक सेवा दिया, 3 जेनरेशन को उन्होंने अक्षर ज्ञान करवाया, और वो व्यक्ति अगर सदा सदा के लिए वहां से जा रहा हो और गांव वाले अगर उनको थैंक्स करने भी नहीं आते तो ये तो बेशर्मी हो जाती. इसलिए गांव वाले एम हैमेल को थैंक्स करने आए थे उनके 40 वर्षों के निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए, और दूसरा अपने उस देश के प्रति सम्मान जताने के लिए जो देश अब उनका नहीं रह गया था. किसका हो गया था? जर्मन वालों का. क्योंकि जो फ्रांस के दो जिले थे अल्जाक एंड लॉरियन, दे वर कैप्चर्ड बाय पर्सिया. देखिए, जब फ्रांस इन सारे चीजों के बारे में सोच रहा था, व्हाइल आई वाज वंडरिंग ऑल अबाउट इट आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, उसी समय एम हैमेल फ्रांज का नाम पुकारते हैं. नाउ कह रहा है कि इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब उसकी बारी थी. क्या सुनानी थी? पार्टिसिपल. और हम लोग जानते हैं कि फ्रांज को पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी याद नहीं था. उस दिन स्कूल में सीक्वेंस इस तरह से चला है, सबसे पहले पार्टिसिपल का. फ्रांज कह रहा है कि अगर कोई मुझे पार्टिसिपल के उस ड्रेडफुल रूल को, ड्रेडफुल इसलिए कह रहा है ना क्योंकि उसको याद नहीं होता था, एक शब्द भी याद नहीं था. अगर कोई सिखा देता और विदाउट एनी मिस्टेक लाउड एंड क्लियर साउंड में अगर वो पार्टिसिपल सुना सकता था, तो उस योग्यता को गेन करने के लिए, उस कैपेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था. बट अनफॉर्चुनेटली ही मिक्स्ड अप इन द वेरी फर्स्ट वर्ड. पहले ही शब्द में फ्रांज गलती कर बैठा. उसको इतना ज्यादा आत्मग्लानि होती है, अंदर से इतना वो असेम्ड हो जाता है कि लोगों से वो नजर मिलाने का डेयर नहीं कर पा रहा था. वो डेस्क पर इस तरह से ऐसे सर वो करके झुका करके
खड़ा था और लोगों से वो नज़र नहीं मिला पा रहा था। अगर दूसरा कोई दिन होता ना तो इतना देर में एम हैमिल उनकी जो है आरती उतार देते, जो लोहे का डंडा रखते थे उससे। लेकिन उस दिन तो एम हैमिल का एटीट्यूड, नज़रिया ही पूरी तरह से बदला हुआ था। कहता है कि आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई ओंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांच, यू मस्ट फील बैड इनफ। कहते हैं वहां पर एम हैमिल फ्रांच को कि नन्हे फ्रांच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें अपने आप में शर्म आनी चाहिए कि देखो क्या हो गया। एवरी डे वी से टू आवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। प्रतिदिन हम लोग यही कहते आए, या अभी बहुत समय है, कल सीख लेंगे। लेकिन देखो क्या हो गया, और वह कल अब कभी भी नहीं आएगा। तो हम सबके लिए मैसेज कि टुमारो नेवर कम्स, इसलिए हमें अपने टारगेट को कभी भी नेक्स्ट डे पर, अगले दिन पर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आता ही नहीं और कल को किसी ने देखा ही नहीं। बोल रहे हैं कि अब उन जर्मन वालों को एक कहने का राइट मिल जाएगा कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंड करते हो, बहानेबाजी करते हो, और अपनी ही मातृभाषा न लिख पाते हो न बोल पाते हो, तो किस काम के तुम फ्रेंचमैन। एम हैमिल वहां पर बोल रहे हैं एक जगह, आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्जाक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्जाक, यह स्टेटमेंट जो है एम हैमिल ने डिलीवर किया कि आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्जाक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्जाक, ग्रेट ट्रबल विथ अल्जाक। देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि कहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरी में, हाउ कैन यू से दैट एम हैमिल वाज ए टीचर ऑफ अल्जाक, तो कहीं डायरेक्ट जो है स्टोरी में इस बात का मेंशन नहीं है कि एम हैमिल अल्जाक के टीचर थे। लेकिन दो जगह इंडिकेशन हम लोग को मिलते हैं, जिसमें ये पहला इंडिकेशन है कि आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्जाक। एम हैमिल जब बोलते हैं कि यही तो अल्जाक वालों की सबसे बड़ी समस्या है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, दे वर लेजी एंड दे पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वे हर चीज़ों को सीखने के लिए क्या करते हैं, कल पर टाल देते हैं। एम हैमिल के अनुसार अल्जाक के लोग लेजी थे और हर चीज़ को सीखने के लिए अगले दिन पर टाल देते थे। तो अगर एम हैमिल लॉरियन के टीचर होते तो बोलते आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ लॉरियन, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्जाक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। इसके बाद एम हैमिल बोलते हैं फ्रांच को कि यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ। बोलते हैं कि नन्हे फ्रांच, इसके लिए अकेले तुम जिम्मेवार नहीं हो, हम सबको अपने आप में इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चे अपनी ही मातृभाषा को न लिख पाते हैं न बोल पाते हैं। अब देखिए, इसके लिए एम हैमिल किसको किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। बोलते हैं एम हैमिल सबसे पहले कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू लर्न यू, दे प्रेफर टू सेंड टू ए फार्म or in a meal so that to get a little more money, and I have been to blame also,
Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? And when I have to go for fishing, did I not just give you a holiday? एम हैमेल सबसे पहले किसको दोष दे रहे हैं कि तेरे माता पिता, वहाँ के लोगों के, बच्चों के जो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं कि वे तुम लोगों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों और कारखानों में भेजना ज़्यादा पसंद करते ताकि वहाँ से और पैसे कमा कर ला सको। और कह रहे हैं कि देखिए, ये केवल फ्रांस की समस्या नहीं, इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। आप लोग भी, हम लोग भी देखते हैं कि खास करके जो बिल्कुल लोअर या लो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, वहाँ पर अगर बच्चा स्कूल जाने के लिए अगर तैयार भी है तो खेत में आइदर जो है वो बुआई का या कटाई का काम चल रहा है, तो बच्चे को पेरेंट्स ज़बरदस्ती जो है खींच लेते हैं कि चलो एक दिन में पढ़कर तुम बैरिस्टर नहीं बन जाओगे, उसको खेत पर ले जाते या वर्क प्लेस पर ले जाते हैं। तो ये हर जगह की प्रॉब्लम है। एम हैमेल उसको कोट कर रहे हैं कि अकेले तुम जिम्मेवार नहीं हो नन्हे फ्रान, तुम्हारे पेरेंट्स भी, वहाँ के लोगों के पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि वे तुम लोगों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों और कारखानों में काम करने के लिए भेजना ज़्यादा पसंद करते ताकि वहाँ से और पैसे कमा कर ला सको। और एम हैमेल अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी इसके लिए जिम्मेवार हूँ। क्या मैं तुम लोगों को पढ़ाने के समय बागीचे में फूलों को सींचने के लिए नहीं भेज देता था, और जब मुझे मछली मारने जाना होता था तो बिना संडे का संडे मना देते थे, छुट्टी दे देते थे। तो एम हैमेल अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। और देखिए, जब हम लोग एम हैमेल के कैरेक्टर को स्केच करेंगे तो स्पेशली इस पॉइंट को फोकस करेंगे कि एम हैमेल डिड नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट्स which shows his greatness, कि एम हैमेल अपनी गलतियों को स्वीकार करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते थे, जो उनकी ग्रेटनेस, महानता को डिपिक्ट करती है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती। अगर इंसान की फितरत ही है, उसकी हैबिट ही है, टू ईर इज ह्यूमन, कहा ही गया है कि मानव का स्वभाव ही है गलती करना। अगर इंसान गलतियां नहीं करे तब तो भगवान की श्रेणी में चला जाएगा और इंसान रह ही नहीं जाएगा। इंसान से गलतियां होती ही, लेकिन प्रश्न है कि हम लोगों में से 99% व्यक्ति अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। हर कोई अपनी असफलता का ठिकरा दूसरे के माथे ही फोड़ना चाहता है, लेकिन एम हैमेल की बड़प्पन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वीकार करते हैं कि वे वहाँ के टीचर लैंग्वेज के, और अगर बच्चे नहीं सीख पाए तो इसके लिए वो भी जिम्मेवार है। और बोलते हैं कि पढ़ाने के समय वे बच्चों को बागीचे में वाटर माई फ्लावर्स, फूलों को पानी देने के लिए, सींचने के लिए, क्यूरिंग के लिए भेज देते थे, और जब उनको मछली मारने जाना होता था तो छुट्टी दे देते थे। तो एम हैमेल को यहाँ अपने आप पर भी अफसोस हो रही कि काश अगर उस समय भी वे पढ़ाए होते तो शायद सारे बच्चों को आज फ्रेंच लैंग्वेज सिखा दिए होते। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक, saying that French language was the most beautiful, the clearest and most logical language in the world। यहाँ पर देखिए, इसके बाद एम हैमेल
एक के बाद एक करके फ्रेंच लैंग्वेज की विशेषता बताते हैं और तीनों सुपरलेटिव डिग्री में बोलते हैं। व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? तो तीनों सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। फ्रेंच लैंग्वेज को एम हैमिल क्या बोलते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तीन याद रखना है वर्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमिल बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा थी। और उन्होंने गांव वाले और विद्यार्थियों से क्लैरियन कॉल देते हैं कि वी शुड नॉट फॉरगेट अवर मदर लैंग्वेज, वी शुड गार्ड इट एमंग अवर सेल्व्स and never forget it, because when a people are enslaved, but if they hold fast their mother language as they had, it proves a key to come out of the prison of slavery. एम हैमिल अपने विद्यार्थियों और गांव वालों से जबरदस्त अपील करते हैं कि हमें किसी कीमत पर भी अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं लेकिन अगर वे अपने मातृभाषा से जुड़कर रहते हैं तो यही मातृभाषा गुलामी की जंजीरों से या दास्ता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में चाबी का काम करती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई डिड एम हैमिल गिव ए क्लैरियन कॉल? व्हाई डिड एम हैमिल गिव ए क्लैरियन कॉल? क्यों जबरदस्त अपील करते हैं? क्लैरियन कॉल टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, एंड विलेजर्स, गांव वालों को, विलेजर्स टू होल्ड फास्ट their mother language, hold fast their mother language। एम हैमिल अपने गांव वाले और विद्यार्थियों से क्यों ये क्लैरियन कॉल देते हैं? तो मदर लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड which plays a pivotal role or very important role to unite people, and unity is essential to regain the lost freedom. When people are enslaved, enslaved means to become slave, but if they hold fast their mother language, it proves a key to come out of the prison of slavery। मातृभाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा होती है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। एंड वी नो दैट यूनिटी इज इसेंशियल टू रिगेन द लॉस्ट फ्रीडम। और एकता खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक होती है। व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, बट इफ दे होल्ड फास्ट दियर मदर लैंग्वेज, अगर वे अपनी मातृभाषा से जुड़कर रहते हैं तो इट प्रूव्स एक की चाबी का काम करती,
टू कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ स्लेवरी, गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने में। दैट इज वाई, यही कारण था, एम हैमिल गेव ए क्लैरियन कॉल टू हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स टू होल्ड फास्ट दियर मदर लैंग्वेज। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद एम हैमिल ग्रामर का एक बुक खोलते हैं और लेसन पढ़ाते हैं। फ्रांज कह रहा है कि आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था कि एम हैमिल उस दिन जो पढ़ा रहे थे एकदम डायरेक्ट जो है ना, वो टक टक उसके दिमाग में आ जा रहा था। वो सोच रहा था कि क्या कोई मिराकल हो गया। नहीं, कोई मिराकल नहीं हुआ था। वो एक्सप्लेन करता है कि शायद इससे पहले वो कभी भी इतना ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं था, और दूसरी बात कि एम हैमिल कभी भी इतने पेशेंस से पढ़ाए भी नहीं थे। उसको तो पढ़ने के समय दिमाग में कीड़ा काटता था कि चिड़िया का अंडा कहाँ मिलेगा, या सार में जाकर के बोटिंग का स्लाइडिंग का मजा लेना है। और दूसरी बात कह रहा है कि शायद एम हैमिल कभी इतने पेशेंस से पढ़ाए भी नहीं थे। आप लोगों को जब सिंपली जो है 4 पेज का जब स्टोरी होता है तो दिमाग में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ने के समय जैसे ही जो है लेसन स्टार्ट होते हैं, वो पेज की काउंटिंग शुरू करते हैं कि कितना बचा हुआ है, घड़ी देखेंगे और कितना बचा हुआ है। और वही आप रियलाइज कीजिए कि 3 घंटे मैच देखते हैं, 3 घंटे फिल्म देखते हैं, तो उसका एक एक जो है ना सीन आपके दिमाग में परमानेंट इम्प्रिंट हो जाता है। क्यों? आखिर रीजन क्या? क्योंकि वहाँ फिजिकली और मेंटली आप प्रेजेंट रहते हैं, एकदम आँख फाड़ फाड़ कर इस तरह से देखते हैं। और थोड़ा सा जो है 4 पेज के स्टोरी में आपका कंसंट्रेशन जो है वो नहीं रह पाता है। यही कारण, तो उस दिन कोई मिराकल नहीं हुई थी। वो व्याख्या करता है कि शायद इससे पहले कभी वो इतना पेशेंस से पढ़ा नहीं था, और दूसरा कि एम हैमिल कभी भी इतने पेशेंस से पढ़ाए भी नहीं थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले जो है पार्ट को क्लियर करेंगे। थैंक्स।